हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट टू, जिसमें हम इकोनॉमी की कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज देख रहे हैं बेस्ड ऑन हमने रिवीजन में अभी जितना भी कुछ कवर किया है। ओके, सो 35 तक क्वेश्चन हम पिछले सेशन में देख चुके थे। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट की आपसे बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे सीआरआर और एसएलआर की बात कर रहा है, राइट? सीआरआर एंड एसएलआर की। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सीआरआर एसएलआर क्या है। तो यहां पर है आपका आरबीआई, उसके नीचे है सारे बैंक्स। ठीक है, सपोज बैंक के टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट एनडीटीएल ये है 100 रुपीज, इतना है उसका। तो उसका कुछ परसेंटेज 3% हो सकता है, 4% होता है, वो आरबीआई टाइम टू टाइम उसको डिसाइड करता है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर सपोज उसने 4 रुपीज या 4% उसको ऊपर रखवा लिया है कि आरबीआई के पास आप लॉक कर दीजिए, इतना कैश अमाउंट आप वहां पर रख दीजिए। ठीक है, और इस पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। ठीक है, ये याद रखिएगा, आरबीआई पेज नो इंटरेस्ट ऑन दिस। एंड थर्ड, ये किया जाता है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ओके, उसके अलावा इसके बाद कहा जाता है कि आप अपने टोटल एनडीटीएल का अराउंड 18% या वेरी किया जा सकता है फ्रॉम टाइम टाइम एसएल्फ आर के फॉर्म में अपने पास ही रख लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, और इस पे कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकता है बैंक। ठीक है, गोल्ड की प्राइस एप्रिशिएट हो जाएगी तो उसको प्रॉफिट उसका है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देगी बैंक को ऑब्वियसली, और एक तो यहाँ पर कुछ इनकम हो सकती है। और ये किया जाता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ पे किया जा रहा है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई एक्ट 1934 और एसएलआर रिक्वायरमेंट है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर? अब 18 रुपीज 4 रुपीज सपोज ऊपर रखा गया तो नीचे बचे हैं 78 रुपीज। अब ये वो लोन में दे सकता है, लोन को हम एडवांसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये पब्लिक को दे सकता है और अपने इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। क्लियर? तो देखते हैं कि इन रिजर्व को रखवाने का पर्पस क्या है। टू इनेबल सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस दैट बैंक कैन क्रिएट। यस, अगर उसको वो चाहता है कि 78 की बजाय नीचे और रुपीज जाए, मनी सप्लाई और बढ़े, सपोज 80 रुपीज बढ़े, तो वो एसएलआर को डिक्रीज कर सकता है या सीआरआर को डिक्रीज कर सकता है, राइट? यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, बैंक कितना लोन दे पाएगा नीचे उसको कंट्रोल कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, टू मेक पीपल डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। यस, क्योंकि ये जो एनडीटीएल आ रहा है ये नीचे से आप और हम लोग जो डिपॉजिट रखते हैं बैंक में उसी से आता है। हमें बैंक अगर 5-6% इंटरेस्ट दे रहा है तो फिर हमारे ही पैसे को वो आगे लोन में, इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस लोन इस फॉर्म में देगा 8-10-12% पर, और अपना मार्जिन रखता है बीच में, राइट? लेकिन अगर सडनली पब्लिक आ जाए कि हमें हमारा पैसा चाहिए, तो वो तो लोन में दे चुका है, आगे वो कहाँ से देगा? तो इसलिए वो रिजर्व मेंटेन करके रखता है, 18 का यहाँ, 4 का यहाँ। इसके अलावा भी आरबीआई से रेपो रेट वगैरह पे ले सकता है इमरजेंसी हो तो। ठीक है, तो आपके डिपॉजिटर के पैसे सेफ हो और लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ऑन डिमांड कभी भी आप जब मांगो तब आपको दिए जा सके, उसके लिए भी रिजर्व मेंटेन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। अब देखिए, ये बैंक की, इंडिविजुअल बैंक की हर अपनी मर्जी है, वो अपने इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करता है, मुझे कितने लोन कितने इंटरेस्ट पर आगे लोन देना है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कितने लोगों की डिमांड आ रही है, राइट? तो ये आरबीआई का मैटर नहीं है। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अगर डे टू डे रिक्वायरमेंट आ जाए एकदम से अर्जेंट, ठीक है, तो वो चीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से दी जाती है। ठीक है, जो कि रेपो रेट प्लस 1% या कुछ भी हो, लेकिन रेपो रेट से थोड़ा सा हाई होता है, एमएसएफ। ठीक है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ लेक्चर में। सो ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंड 2 ओनली। क्लियर है? यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि आप अपनी प्रोग्रेस चेक मत कीजिएगा, इसको आप एक लर्निंग की तरह लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ न्यू कंसेप्ट्स भी आएंगे जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में आपसे कहूंगा कि हर क्वेश्चन के टाइम अपना वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर टिक कीजिए और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको वो जो रिविजन लेक्चर्स हैं जो हमने किए हैं उसमें कितना समझ में आया है, राइट? आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया reduces SLR by 50 basis point, तो which of the following will likely to happen? देखिए, SLR अभी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि ये 18% था, ठीक है, या उसके बाद अब इसको रिड्यूस किया है, सपोज कीजिए कि 16% कर दिया है, यानी कि 2% रुपीज अब फ्री हो गए बैंक के पास। ठीक है, 4% उसका सीआरआर में पड़ा है, सपोज कर लेते हैं, तो वो अभी तक नीचे लोन में कितने दे रहा था? 78 रुपीज, राइट? अब ये रिड्यूस हो गया है, सपोज चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5 से रिड्यूस हुआ है। दैट मीन्स अब उसके पास, उसको यहाँ पर रखने हैं एसएलआर में सिर्फ 17.5 रुपीज। तो नीचे कितने दे पाएगा? ज्यादा पैसे दे पाएगा, 78.5 रुपीज अब दे पाएगा नीचे।
ठीक है, यानी कि वो नीचे लोन देने के लिए उसके पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। ओके, फालतू वो अपने पास रख के क्या करेगा, उससे अच्छा नीचे देगा। ठीक है, भले ही थोड़ा सस्ता देना पड़े, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर सकता है लोन लेने वालों के लिए, राइट। तो देखते हैं क्या इंपैक्ट होगा इसका। इंडिया जीडीपी रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। ऐसा तो कुछ नहीं होता है जीडीपी की ड्रास्टिकली, आपने जैसे ही आज कट किया रेपो रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इस तरह के ऑप्शन नहीं होते। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इन आवर कंट्री। देखिए ला सकते हैं, बट ऐसा कोई इमीडिएट नहीं होता है कि बस एक बार कट किया। ये तो बाय मंथली पॉलिसी होती है ना, हर 2 महीने में चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। और फॉरेन एफआईआईज या एफडीआई भी होती है, पर यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात हो रही है, ये मोर कैपिटल लेकर आते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी इकोनॉमी में हद से ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, ठीक, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेता है, वो नहीं टिकता है आपकी इकोनॉमी में। क्यों? ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि वो समझ सकता है कि अब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, चीजें महंगी हो रही हैं। डिमांड रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो नीचे जाएगा। और उसका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया होगा, वो तो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे ना। ओके, इसलिए वो इन्फ्लेशन जब भी हद से ज्यादा बढ़ेगा ना, आप ये मान लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टर दूर भागेंगे आपके देश से। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इन्फ्लेशन अच्छा है, 2% 4% तक इट्स गुड। ओके, बट ज्यादा हो जाए 9%, 10%, 12%, तो फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल के वापस जाने लगता है, कि उसको पता है ये महंगाई बढ़ रही है पूरी मार्केट में, तो अब डिमांड नीचे जाएगी, लोग खरीदारी कम करेंगे, तो कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और मैंने जो इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो मुझे अच्छे रिटर्न नहीं देगा। ओके, तो दे विल ब्रिंग मोर कैपिटल नहीं, यहां पर ये कट कर रहा है ना, कट कर रहा है, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। और जब भी पैसा ज्यादा जाएगा पब्लिक के हाथ में, तो इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर पास नहीं आएगा, ही विल गो अवे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट, यस। अब उसके पास 78.5 रुपीज पड़े लोन देने के लिए, ठीक है। तो अब अगर नहीं आ रही है ज्यादा लोन रिक्वायरमेंट, तो उनसे कह सकता है चलिए मैं आपको 8% की जगह 6% पे लोन दूंगा, आप आइए बैंक के पास लोन लेने। ओके, तो ये ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है, इट मे, और कंपलसरी अभी भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एक बैंक अपना कैसे डिसाइड करता है। पहला तो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेफर करता है। ओके, ये एक्सटर्नल बेंचमार्क आपका हो सकता है, आरबीआई का रेपो रेट भी हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल पे जो यील्ड वगैरह निकलती है वो भी हो सकती है, और या जो भी बेंचमार्क सेटअप करे आपकी फाइनेंशियल अथॉरिटी। प्लस प्लस उसको अपना जो स्प्रेड स्प्रेड यानी अपना जो मार्जिन रखना है उसको प्रॉफिट का, और प्लस कितना रिस्क है। जैसे एक फार्मर को अगर वो रिस्क दे रहा है, वो लोन दे रहा है, तो उसमें एक रिस्क होता है कि इसकी फसल फेल हो गई तो ये डिफॉल्ट कर सकता है। अगर किसी रिच आदमी को दे रहा है, एक सैलरीड एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ही या साल की इनकम ही 30 लाख 50 लाख है, तो उसमें रिस्क कम होता है, राइट। तो ये तीन फैक्टर डिसाइड करते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट रेट लोन पर कितना रखेगा बैंक, राइट। तो जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क है रेपो रेट, अगर रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी आई है आरबीआई की तरफ से, तो हो सकता है कि ये भी अपने लोन में कमी, लोन के इंटरेस्ट रेट में कमी ले आए। सो आंसर 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एमपीसी? इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, यानी कि रेपो रेट। तो हाँ, ये डिसाइड करता है बिल्कुल। इट इज अ 12 मेंबर बॉडी, नहीं, ये 6 मेंबर बॉडी होती है। 3 गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से आते हैं। सब लोग अपनी वोटिंग करेंगे कि इंटरेस्ट रेपो रेट बढ़ाना है, घटाना है, या कितने से क्या करना है। इन केस अगर टाई हो जाता है तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कास्टिंग वोट यूज करेंगे, यानी कि वो सेकंड टाइम वोट करेंगे, ओके, डेडलॉक को तोड़ने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Functions under chairmanship of Union Finance Minister. No, no. It functions under chairmanship of Governor of RBI. Okay, so answer is one only. Which of the following statement correctly describe the meaning of legal tender? अब इसमें दो टर्म समझिए। एक होता है हमारा फिएट मनी। फिएट मनी की जो कि आपकी सॉवरेन अथॉरिटी यानी आपकी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक इशू कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या इशू करती है? हमारे यहाँ गवर्नमेंट इशू करती है कॉइन्स एंड ₹1 के नोट। अगर आप ₹1 का नोट देखेंगे तो उसपे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के नहीं, ठीक है। सर बाकी बाकी के जो भी नोट हैं वो सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई इशू करता है, ठीक है। तो ये फिएट मनी कहलाएगा क्योंकि इसको एक सॉवरेन अथॉरिटी ने क्रिएट किया है, राइट। तो ये तो हो गया। बट एट द सेम टाइम लीगल टेंडर, ये अलग से आपको बोलना पड़ता है कि ये पूरी कंट्री में थ्रू आउट द टेरिटरी इट विल वर्क एज ए लीगल टेंडर, यानी कि आप लेकर जाइए नोट, कोई आपको ये नहीं कह सकता मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल करेगा,
राइट, वो बिल्कुल आपका नोट एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो एक लीगल टेंडर है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे कई बार कमेमोरेटिव कॉइन वगैरह इशू किए जाते हैं, राइट, जैसे अटल जी के नाम पर किया गया या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कई बार ₹100 के कॉइन इशू किए जाते हैं, ये कमेमोरेटिव कॉइन होते हैं, तो क्या इनको फिएट मनी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि इशू तो गवर्नमेंट ने किया है। बट क्या इसको लीगल टेंडर कह सकते हैं? क्या ये कंपल्शन है लो के लिए कि इसको एक्सेप्ट करना है? नहीं, लीगल टेंडर नहीं होता है वो, राइट। वो लीगल टेंडर आपको अलग से बोलना पड़ेगा कि हाँ आपसे ये लीगल टेंडर रहेगा, तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई आ रहा है आपके पास कुछ लेने और वो ये दे रहा है तो आपको लेना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हीज क्लेम्स। ओके, ये मतलब हो जाएगा आपका लीगल टेंडर का। इसके बाद आगे चलते हैं। Which of if the RBI decides to adopt an expansionist policy, अब expansionist का मतलब है कि ये चाहता है मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो, ओके, यानी कि ये कहीं ना कहीं रेपो रेट को कम करेगा ताकि बैंक्स के पास सस्ता पैसा जाए और बैंक भी नीचे चीप लोन, सस्ती इंटरेस्ट रेट पर पब्लिक को लोन दें और ओवरऑल मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, राइट। तो एक्सपेंसिव पॉलिसी का है कि रेपो रेट डिक्रीज करेगा आरबीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट डू? एक्सपेंशन पॉलिसी अगर फॉलो कर रहा है तो आरबीआई इनमें से कौन सा काम करेगा? तो देखिए, कट एंड ऑप्टिमाइज द लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो रेपो रेट वगैरह है उनको कट करेगा, तो हाँ बिल्कुल कट करेगा। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट मैंने आपको समझाया था, ये हमारे रिवर्स सॉरी रेपो रेट से 1% हाई हो सकता है, ठीक है। और ये कब यूज किया जाता है? जब बैंकों को अपनी डे टू डे नीड में कभी एकदम इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है, ओके। तो यहाँ पर एमएसएफ रेट इंक्रीज नहीं करेगा, एमएसएफ रेट को उल्टा डिक्रीज करेगा ताकि लोन जो ले भी रहा है वो डे टू डे, वो थोड़ा सा जैसे कम टाइम के लिए लिया है उसने, ओवरनाइट के लिए लिया है सपोज, तो वो सस्ता लोन देने के लिए, तो इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद इट विल कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, तो यस बिल्कुल कट करेगा, तभी जाकर नीचे चीप लोन जाएगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। आरबीआई रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन मैटर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एसेट, बिल्कुल करता है क्योंकि हमने देखा ऊपर एसएलआर को वो कैश फॉर्म में रखवाता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर्म में रखवाता है, गोल्ड फॉर्म में रखवाता है जो इजिली एनकैश की जा सके। सिमिलरली ब्रांच एक्सपेंशन, यस, एक टाइम था जब ये कंपल्शन लगाया जाता, अभी भी है कि आपको अपने 25% न्यू ब्रांचेस जो आप खोल रहे हो ये आपको थोड़ा सा टीयर 2 सिटीज में या रूरल एरियाज में खोलनी होगी ताकि बैंकिंग पेनिट्रेशन सब जगह हो सके। ऐसा नहीं कि गांव से किसी आदमी को बैंकिंग सर्विस के लिए शहर तक आना पड़ रहा है। मर्जर ऑफ बैंक्स, बिल्कुल, एसबीआई की काफी सारी सब्सिडरीज हुआ करती थी, उन सबको फाइनली मर्ज कर दिया गया। एंड वाइंडिंग ऑफ बैंक्स, अगर कोई बैंक बहुत बार बार डिफॉल्ट कर रहा है, वो अपना सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो उसको वाइंड अप भी कर सकता है आरबीआई। तो ये सारी सभी तरीके हैं जिससे वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट इंडियन सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दिस इज गलत, ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था। स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो ये उनको भी सर्विस देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको भी देता है, तो ये गलत हो जाएगी ये स्टेटमेंट। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स ट्रू, ठीक है। ट्रेजरी बिल इशू करने की पावर सिर्फ सेंटर के पास है, स्टेट के पास नहीं। ट्रेजरी बिल ऑफर आर इशूड एट ए डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, मैंने कल भी बताया था आपको, अगर 100 रुपीज का है तो आपको इशू किया जाएगा 96 रुपीज पर, और फिर जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो आप आइएगा वापस और आपको पूरा 100 रुपीज जो उसकी फेस वैल्यू पे लिखा रहेगा वो 100 रुपीज आपको दिए जाएंगे, तो ये 4 रुपीज आपकी अर्निंग होगी, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सो करेक्ट आंसर विड बी 2 and 3. Which of the following can be measures can be taken by RBI to increase the liquidity in the economy? लिक्विडिटी बढ़ानी है यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज करना है मार्केट में। सेलिंग ओएमओ, सेलिंग थ्रू ओएमओ, यस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करना, और यहाँ पे वो सेल कर रहा है। अब जरा इस सिनारियो को इमेजिन कीजिए, आरबीआई नीचे, ठीक है, बैंकों को, या चलिए अब तो रिटेलर्स भी अलाउ कर दिए गए, कल हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा है लोगों को कि लो परचेज कर लो और मुझे दे दो वापस से रुपए। तो इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना, क्योंकि रुपी मार्केट से निकल के आरबीआई के पास चला गया वापस।
तो सेलिंग नहीं, उसको बाय करनी होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। वो बाय करेगा अगर आरबीआई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो ऊपर ले जाएगा अपने लॉकर में और आपको दे जाएगा रुपी, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो सेलिंग नहीं, यहाँ पे होना चाहिए बाइंग। ठीक है, तब जाकर इंक्रीज होगी मार्केट में लिक्विडिटी। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इस पे मैं भी आता हूँ आपके साथ, क्योंकि ये मैंने उस वक्त आपको स्किप करा दिया था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और अभी भी नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं अगर आया है सामने तो। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सीआरआर। अब अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा दे, आपको 4% की बजाय सपोज 5% ऊपर लॉक रखना पड़े, ठीक है, तो बैंक नीचे कम लोन दे पाएगा ना, फिर मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, राइट। तो इंक्रीज नहीं करना है सीआरआर। आरबीआई सीआरआर को जब डिक्रीज करेगा तब मनी सप्लाई बढ़ेगा नीचे। इसके अलावा डिक्रीजिंग बोरोइंग लिमिट अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ओवरनाइट या कुछ टाइम के लिए जो अर्जेंट लोन चाहिए होता है डे टू डे फंक्शन के लिए, उसकी जो बोरोइंग लिमिट है, जो कि करीब मानी जाती है 1% के अराउंड, ओके, 1% ऑफ बैंक एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है, 1% तक की मानी जाती है। तो इसको डिक्रीज करेगा वो लिमिट को या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा ना, ताकि बैंक ज्यादा लोन ले सके। तो ये भी आपका डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट। अब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। रेपो है तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं आप बैंक से पैसा ले सकते हो और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन टारगेटेड भी है, यानी कि बैंक आरबीआई से जो पैसा लाएगा वो उसको कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर ही इन्वेस्ट करना होगा, तभी वो उसको टारगेटेड बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर टारगेटेड ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई करीब 1 to 3 ईयर्स के लिए, 1 to 3 ईयर्स के लिए आपको रेपो रेट पर ही लोन देता है, बट वो बैंक को मस्ट इन्वेस्ट करना होगा इन दी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट में, ठीक है, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना होगा। वो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ये सब जब हम लोग वो देखेंगे ना, जो क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह देती हैं आपको, ठीक है, तो अच्छी अगर किसी कॉर्पोरेट की रेटिंग है तो उसके जो बॉन्ड्स वगैरह होंगे वहां पर आपको इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि आरबीआई यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इन टारगेटेड मैनर। देखिए, ऐसा नहीं कि ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना, नहीं, पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ाना है, राइट। तो वो टारगेटेड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब मैंने आपको काफी सारी बता दिया था कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना होता है। तो बैंक का जो भी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, ठीक है, उसमें सपोज कि सीआरआर एसएलआर में कुछ पैसा जमा कर दिया, अ, उसके बाद जो बच गया, जो टोटल लोन जो वो दे सकता है नीचे, सपोज 78 रुपीज, ठीक है, तो इस लोन का 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होगा, जो कि आरबीआई टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहता है कि किसको प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा, किसको नहीं। ओके, so it is a mechanism through which adequate and timely credit is provided to the sectors important for development of basic need of the country. Yes, बिल्कुल ठीक है। प्रायोरिटी इसलिए प्रायोरिटी बोल रहे हैं ना, उसको प्रायोरिटी वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि उनका डेवलपमेंट जरूरी है। फॉरेन बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, नहीं, ऐसा नहीं है, उन पर भी लागू होता है। अब पहले डिफरेंशिएशन हुआ करता था, वो बैंक जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस है और वो फॉरेन बैंक जिनकी मोर देन 20 ब्रांचेस है। पहले सिर्फ इन पे लागू था, इन पे नहीं था, बट अब इन पर भी लागू कर दिया गया, यानी कि सभी फॉरेन बैंक पर लागू है। रियल एस्टेट एंड कंज्यूमर गुड्स आर इंक्लूडेड इन दी कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं है, आंसर हो जाएगा वन ओनली। Okay, with reference to scheduled banks, consider following statement. Scheduled banks are those that are included in Schedule 2 of Banking Regulation Act. अब मैं चाहूंगा ये आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करें, एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखिए, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट किया हो। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज व्हिच आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नहीं, गलत है, शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। Scheduled banks, in scheduled banks, more than
50% स्टेक इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या उसको किसी शेड्यूल में डाल रखा तो 50% से ज्यादा होना ही चाहिए गवर्नमेंट का, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई प्राइवेट बैंक भी तो शेड्यूल बैंक है ना। ये प्राइवेट बैंक में तो गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होती इतनी, सो दिस विल बी रॉन्ग। कोऑपरेटिव बैंक्स कैन बी कैटेगराइज एज शेड्यूल बैंक, तो यस दे कैन बी कैटेगराइज एज अ शेड्यूल बैंक। और अभी ये चेंज होते रहते हैं नंबर, बट एनी हाउ किसी भी टाइम पर अभी 50 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Okay. It is the ratio of stock of money to the stock of high powered money in the economy. It refers to how an initial deposit can lead to bigger final increase in the total money supply in the economy. अब मैंने आपको बताया था M0 यानी कि जो आरबीआई क्रिएट करता है जो मनी, तो सपोज उसने सिर्फ 100 रुपए क्रिएट करे थे, बट वो बैंकिंग सेक्टर में नीचे जाते जाते मैंने आपको पूरा समझाया था मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कि वो नीचे आके 1000 रुपीज तक के हो जाते हैं। ओके, और ये पूरा इफेक्ट क्या कहते थे हम, मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, समझ चुके हैं लेक्चर में, सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। वो प्रॉपर मनी मल्टीप्लायर की ही डेफिनेशन दी गई है आपको। Which of the following statement with regard to monetary policy tools and their impact? Now, monetary policy tools include direct lending to banks. तो हाँ, और रेपो रेट वगैरह के थ्रू हम लोग डायरेक्ट लैंडिंग ही कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू गवर्नमेंट buying and selling short term treasuries and other securities in the open market. Think about this statement. गलती नहीं करना, ओके इतने बेसिक गलतियां नहीं करना। ये स्टेटमेंट सही है या गलत होगी? OMO refers to government buying selling, not government. गवर्नमेंट बाय सेल थोड़ी करेगी, आरबीआई करता है। बाइंग सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होगी, बट आरबीआई करता है थ्रू इट्स इकोबे प्लेटफॉर्म, ना कि गवर्नमेंट। रिड्यूसिंग CRR and SLR requirement of for bank may lead to decline in interest rate. ऑब्वियस सी बात है, वहां पे ये डिक्रीज अगर हो जाएंगे, रिड्यूसिंग CRR SLR रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स में लीड टू डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट। हमने शुरू में इस पे प्रॉपर क्वेश्चन किया ना कि वहां से अगर मान लो मेरा वो 4% घट के 3% कर दिया CRR, इधर 18% था उसको कम करके 70% किया, तो मेरे पास 2% रुपीज फ्री हो गए। ओके, जो मैं नीचे दे सकता हूँ, तो अब मैं नीचे 80 रुपीज दे सकता हूँ, तो मैं अपना कुछ इंटरेस्ट रिड्यूस भी कर सकता हूँ कि चलो पैसा यहाँ फालतू पड़ा है, नीचे 8 के बजाय 7% पे दे दूंगा। ठीक है, तो यस इट मे लीड, सो 1 and 3 would be the correct answer. Let's move on to next question. Which of the following factors affect the value of money multiplier? इसके बारे में सोचिए, थिंक अबाउट इट। आपको सिर्फ यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बाकी तो आप जानते हैं सब। ओके लेट्स चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द मनी वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर? ठीक है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो वो अलग बात है। तो हाँ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR घटेगा या बढ़ेगा, उस हिसाब से मनी सप्लाई पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। CRR घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से देखने को मिलेंगे। करेंसी डिपॉजिट रेशियो ऑफ द पब्लिक, ये पब्लिक अपने हाथ में जो कैश वगैरह था, करेंसी वगैरह था, वो डिपॉजिट कर रही है ऊपर, पब्लिक डिपॉजिट कर रही है ऊपर बैंकों के पास, तो इससे मनी मल्टीप्लायर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वही पड़ेगा जो इन दो फैक्टर से पड़ रहा था। ठीक है, ये जो आपका CDR है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, यानी कि अगर पब्लिक ऊपर ज्यादा बैंक में पैसा रख रही है तो ऑब्वियस सी बात है मनी मल्टीप्लायर रिड्यूस हो जाएगा। वो वही वैसा ही है जैसा आरबीआई लॉक करके रख लेता है पैसा। ठीक है, मैं मेरे हाथ में कैश होता तो मैं इकोनॉमी में कहीं ना कहीं यूज करता, बट मैंने ऊपर बैंक में जमा कर दिया। तो अगर इस तरीके से सब लोग डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाएगा, यानी कि मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्योंकि मनी को मल्टीप्लाई होने के लिए इकोनॉमी में घूमते रहना चाहिए। राइट, तो ऑल थ्री वुड बी करेक्ट, तीनों अफेक्ट करेंगे मनी मल्टीप्लायर को। Which of the following are possible sign of liquidity trap? No, this is very important thing. Liquidity trap. अब जरा कोविड वाली सिचुएशन में वापस आइए। कोविड सिचुएशन थी, लॉकडाउन वगैरह लग गया। आरबीआई ने क्या किया था, यहां पर अपने रेपो रेट, SLR, CRR सब कुछ डिक्रीज करना शुरू कर दिया था। मोटिव क्या था कि बैंक ज्यादा पैसा लें और ज्यादा पैसा नीचे पब्लिक के हाथ में दिया जाए।
ठीक है, जब कोविड लॉकडाउन हटाया ताकि इकोनॉमी मूव करना शुरू हो, राइट। रेपो रेट कम कर दिया उसने, उसने एसएलआर सीआरआर वगैरह कम कर दिया, ठीक है, वो सब कुछ कर रहा था ताकि मनी सप्लाई बढ़ाया जा सके। बट एट द सेम टाइम लोग को फिर भी पता था कि यार लॉकडाउन भले ही हट गया बट कोविड तो नहीं गया ना, कल को मेरे घर में बीमारियां हो सकती हैं, कुछ हो सकता है। तो लोग लोन लेने की बजाय इवन पीपल आर डिपॉजिटिंग देयर मनी इन द बैंक एज वेल, ठीक है। ऊपर से आरबीआई भी सस्ता लोन दे रहा है बैंक को, नीचे से पब्लिक भी अपना डिपॉजिट रख रही है कि हमें बैंक अकाउंट में ही रखना है पैसा, कल को अभी इमरजेंसी आ सकती है। ये तो सिर्फ फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो कोविड का फोबिया गया नहीं था लॉकडाउन हटने के बाद भी। तो नीचे से पब्लिक से भी बैंक के पास पैसा आ रहा है, ऊपर से आरबीआई से भी उसके पास पैसा आ रहा है, बट लोन की डिमांड बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है अभी कहीं भी, ठीक है। वो बिल्कुल अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, वो चाहती है मेरा पैसा कैश के फॉर्म में ही रखा रहे बैंक में, कभी भी मुझे इमरजेंसी यानी कि जरूरत मुझे पड़ सकती है, राइट। तो लिक्विडिटी ट्रैप जैसी सिचुएशन इसी को कहते हैं। ऊपर से भी पैसा आ रहा है आरबीआई से, नीचे से पब्लिक से भी आ रहा है पैसा, और लोन की डिमांड कहीं से नहीं आ रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लिक्विडिटी ट्रैप। बैंक के पास ढेर लगा हुआ है पैसे का, बट कोई लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, यहां पर राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो हाँ, अब देखिए कोई भी मार्केट में डिमांड नहीं है, पब्लिक कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगी भी तो किसके लिए बढ़ाएंगी, ठीक है। और वो जब डिमांड ही नहीं आ रही तो प्रोडक्शन भी अपना घटा देंगी, और प्रोडक्शन घटाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर्स को छुट्टी भी दे देंगी कि आप लोग जाइए, अभी हमें जरूरत नहीं है आपकी, कोई प्रोडक्शन नहीं करना। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता था, बढ़ जाता है लिक्विडिटी ट्रैप में। सो देयर इज राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। हाई सेविंग्स रेट। अब यहाँ पे पीपल जिनको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था, ठीक है, घर खरीद सकते थे, गोल्ड खरीद सकते थे, या कहीं मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सिर्फ डिपॉजिट बैंक में, ओके। यानी कि सेविंग रेट बढ़ रहा है उनका। उसकी सैलरी अगर 100 रुपीज है तो वो सोच रहा है मैं अभी पूरा 80 रुपीज बैंक में रख लूं अपने, ठीक है, मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो ऐसे में इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप में सेविंग रेट बढ़ जाते हैं, क्लियर। लो इंटरेस्ट रेट। तो हाँ, अब बैंक के पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कोई लेने को तैयार नहीं है लोन, तो ऐसे में वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट वगैरह घटा देगा। और दूसरी तरफ उसको पब्लिक को डिस्करेज भी करना है कि बैंक में रखने से कुछ नहीं होगा पैसा, मैं आपको अभी इंटरेस्ट दूंगा ही नहीं ज्यादा, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी भंडार पड़ा है पैसे का, ओके। तो दोनों तरफ से पब्लिक को भी अपने सेविंग्स पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, ऊपर से बैंक भी जो डिपॉजिट वगैरह देगा वो भी सोचेगा कि चलो मैं लोन और सस्ते कर देता हूं ताकि पब्लिक ले, तो हमें लो इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलेंगे। क्या हाई इन्वेस्टमेंट रेट देखने को मिलेगा लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में? नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक अभी इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं है, ठीक है। वो एज अ प्रिकॉशनरी मोटिव पैसा अपने पास होल्ड करके रखना चाहती है, ओके। सो दिस इज लिक्विडिटी ट्रैप। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्लियर, ये समझ में आया? आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ की बात हो रही है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द इंटरबैंक बोरोइंग फैसिलिटी फॉर बैंक्स इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए इमरजेंसी सिचुएशन में बोरोइंग तो हो रही है यहाँ पर एमएसएफ में, बट ये इंटरबैंक नहीं होती, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा नहीं ले रहा है, वो आरबीआई से पैसा ले रहा है, सेंट्रल बैंक से, ओके। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। नेक्स्ट, the scheme was introduced by RBI in 2011-12. So yes, this I told you in the lecture itself. 2011-12 में आया है MSF tool. Under the scheme, the interest rate for the borrowing fund is always higher than repo rate. Yes, repo rate plus 1% या 0.5% जो RBI टाइम टू टाइम चेंज करता है, ठीक है, जैसे हमने पॉलिसी कॉरिडोर समझा था। MSF है इधर, यहाँ रेपो रेट है, और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। अगर रेपो रेट है 4%, तो यहां पर सपोज कर लीजिए 0.5 कम होता है, दैट इज 3.5%, यानी बैंक जो आरबीआई के पास पैसा रखेगा उसको कम इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से एमएसएफ, अगर बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन में लेना है एमएसएफ लोन, तो इसमें 0.5% लोन और ज्यादा देना पड़ेगा, या 1% इंटरेस्ट और ज्यादा देना पड़ेगा, जो भी आरबीआई डिसाइड करे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, पॉलिसी कॉरिडोर, okay. So this statement is also correct. The funds can be availed overnight up to 1% of NDTL, okay? So yes, 1% of their net demand and time liabilities, इतना आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ले सकते हो। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4 करेक्ट। विथ रेफरेंस टू वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इस पे मैंने कल आपको काफी क्वेश्चन कराए थे कि बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते थे, ठीक है। तो आई होप कि कल आपको ये चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो गई हूँ।
एक तरह का लोन ही होता है जो आरबीआई देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। और कितने अमाउंट अमाउंट तक ले सकते हो ये दोनों मिलके आपस में डिसाइड कर लेते हैं कंसल्ट करने के बाद। ठीक है, सो दिस इज द फैसिलिटी फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। यस, दोनों ले सकते हैं, कोविड के टाइम दोनों ने एक्सेस की थी। वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर लोन्स प्रोवाइडेड फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। यस, आई एम्फसाइज यस्टरडे कि ये कोई गवर्नमेंट के डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नहीं है, ये कुछ ही टाइम के लिए दिया जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए। सिमिलरली रेपो रेट इज चार्ज एज इंटरेस्ट रेट फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस। बिल्कुल रेपो रेट ही जो इंटरेस्ट पे करेगी सेंटर इस लोन पर, वो इक्विवेलेंट होगा टू रेपो रेट। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल थ्री। टेलर रूल, टेलर रूल क्या होता है? सी हमने जब भी आरबीआई अपने रेपो रेट वगैरह डिसाइड करता है ना मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में, उसके दिमाग में दो ही चीजें होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो पूरा सोल फोकस होता है इन्फ्लेशन पे, कि इसको 2 to 6% के बैंड में रखना है, ठीक है। लेकिन मुझे साथ में ये भी देखना होगा कि इसका असर ग्रोथ पर कितना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करूंगा, मैं रेपो रेट को सपोज इंक्रीज कर देता हूँ। क्यों? इससे क्या हो जाएगा कि जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो रिड्यूस हो जाएगा, तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम होगा तो डिमांड थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो इन्फ्लेशन मेरा जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। और वो मुझे 2 to 6% में ही रखना है। बट इसका असर फिर मेरे ग्रोथ रेट पर तो पड़ेगा ना। इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ग्रोथ रेट पर तो असर पड़ेगा, क्योंकि मनी सप्लाई रिड्यूस हो गया है। तो अब लोगों को सस्ते लोन नहीं मिल रहे, कंपनीज को सस्ते लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। लोन महंगे हो गए क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया ऊपर से। लोन महंगे होने की वजह से कंपनीज अब नया इन्वेस्टमेंट कम करेंगी, फैक्ट्रीज कम लगाएंगी, एक्सपेंशन कम होगा फैक्ट्रीज का, तो एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मुझे कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन इन दोनों में एक बैलेंस बना के चलना होता है थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी, और यही कहा था मिस्टर टेलर ने, राइट। ए मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच दैट हेल्प्स ए सेंट्रल बैंक सेट कीपिंग इन माइंड दिस करेंट इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट, ठीक है। ये दोनों को दिमाग में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ती है, यही है टेलर रूल, ठीक है। यहां तक समझ में आया? आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन available with RBI, that is Reserve Bank of India. Now, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस बिल्कुल होंगी। वेरिंग दी कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर वगैरह, इसमें अगर चेंज करेंगे तो ये भी एक टूल है मनी सप्लाई को नेगोशिएट करने का, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन द एक्सचेंज मार्केट। अब देखिए उसने पूछा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिशन के टूल्स पूछे हैं। स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो उस केस में होता है जब हमारा रुपये बहुत तेजी से गिर रहा हो, ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉलर अवेलेबल है और हम सब रुपये लेके पहुंच जाए कि हमें चाहिए ये। तो फिर उसमें क्या होगा कि कोई 80 रुपीज ऑफर करेगा, कोई 85 ऑफर करेगा, कोई 90 रुपीज ऑफर करेगा, तो हमारा रुपये और ज्यादा गिरने लगता है, ठीक। तो ये गिरने को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है, अपनी फॉरेक्स रिजर्व से जो 650 बिलियन डॉलर ज्यादा पड़े उससे कुछ डॉलर निकाल के यहाँ रख देता है। अब सपोज यहाँ $3 हो गए, आरबीआई ने बढ़ा दिया सप्लाई, तो तीनों लोग कहेंगे चलो 80-80 में लेंगे, फिर काय के लिए बड़ा ऑफर दो, राइट। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल से रिलेटेड नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का टूल नहीं है, ये फॉरेक्स जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करने की बात है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड इज मॉरल सुएशन, ये मैंने आपको बताया था। गवर्नर कहीं जाएंगे स्पीच वगैरह देंगे कि मैं तो रिड्यूस कर रहा हूँ, लोन सस्ते कर रहा हूँ, बट ये बैंक वाले नहीं कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, दिस वन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर। इट कैन बी यूज्ड बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। नहीं, मैंने आपको बताया था कि एमएसएफ का जो एमएसएफ का रूट जो है इसको सिर्फ बैंक्स यूज कर सकते हैं, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं, ठीक है। एनबीएफसी वगैरह इसको अलाउड नहीं है, ये ओनली बैंक्स कैन यूज दिस, राइट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज ए पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नहीं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी कि आपके रेपो रेट वगैरह की बात है, देखिए ये रेपो रेट से अलग है, एमएसएफ है ये आपको टेम्पररी ओवरनाइट वगैरह के लिए दिया जा सकता है, बट एट हायर परसेंटेज दैन रेपो रेट, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज इट इज ए चीपर रूट। चीपर नहीं, ये तो एक्सपेंसिव है, रेपो रेट से ज्यादा हाई होता है, चीपर नहीं, एक्सपेंसिव रूट हो जाएगा। एंड बैंक्स
use this route only if they exhaust all other channel to raise the short term funds, right? अगर उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, एसएलआर कोटा में रखी हुई है बाकी की, ठीक है, तो एसएलआर कोटा की ही सिक्योरिटी टेम्पररी यूज कर सकता है, बट ओनली तब जब अदर जो भी चांसेस हैं लोन रेज करने की वो एग्जॉस्ट हो जाए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी तीन इनकरेक्ट है, हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 1 2 3 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट मनी सप्लाई। M3 की बात हो रही है। अब यहाँ पर वो टेबल आपको फिर से बनाना होगा, M1, M2, M3 एंड M4, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले करेंसी विद पब्लिक, इसके बाद बैंक्स के पास पड़ा हुआ डिमांड डिपॉजिट, उसके बाद टाइम डिपॉजिट, ठीक है, उसके बाद आ जाता था हमारा पोस्ट ऑफिस वगैरह में पड़ा हुआ, ये सिमिलरली डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। अब मैंने आपको इसमें पूरा बना के दिया था, ठीक है, ये तो सभी में रहता है। M1 की जब बात आती है तो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को कंसिडर करते हैं, इन तीनों को कंसिडर नहीं किया जाता है। उसी तरीके से M2 की बात आएगी तो डिमांड डिपॉजिट दोनों जगह के कंसिडर किए जाते हैं, टाइम डिपॉजिट कहीं के कंसिडर किया। M3 की बात आती है तो सिर्फ बैंक के डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कंसिडर किए जाते हैं, इन दोनों को कंसिडर नहीं किया जाता है। और M4 की बात आती है तो चारों को कंसिडर किया जाता है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, मैं M3 के बारे में पूछ रहा है, ये क्या कहलाएगा, करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, तो हाँ ये वाला CU बिल्कुल होगा। नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, यस ये वाला डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, तो ये राइट लगाया हुआ है हमने इन दोनों पे, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। एंड नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, तो हाँ M3 में ये भी हो रहा है, ठीक है। अगर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया होता तो वो काउंट नहीं होते हैं M3 में, ओके। सो आंसर हो जाएंगे हमारे 1 2 3 सब हो जाएगा, ओके। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, और इसी पे बेस्ड यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था ना, जब मैंने आपको एक क्वेश्चन PYQ करवाया था, तो मैंने उस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ नहीं डाला है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको अभी पता नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपके साथ अभी बैंकिंग सेक्टर पूरा डिस्कस नहीं किया है, अभी मैंने आपके साथ सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस किया है उसका, ओके। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो LAF was introduced on recommendation of नरसिम्हन कमेटी इन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, यस ये सही है। अभी आपको नहीं पता है, डोंट वरी, सीख जाओगे। चलो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, फालतू प्रेशर मत लो, आगे जब हम लोग करेंगे तब आप सीख जाओगे। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से तो आप खुद उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी मैं अभी बाकी बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता उस चीज़ का। M0, अब M0 हमें पता है कि ये वो करेंसी होती है जो RBI आपके लिए क्रिएट करता है शुरू में, राइट, हमने ये सब देखा हुआ था। नाउ तो इसमें क्या क्या आ जाता है, नोट्स एंड कॉइन हेल्ड बाय पीपल, आपके हमारे पास जो करेंसीज वगैरह होती हैं कैश फॉर्म में बिल्कुल आ जाएगा। कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यस CRR SLR, डिपॉजिट हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI, बिल्कुल, एंड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स विद RBI, तो ये भी आ जाएगा। तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं M0 के फॉर्म में, ओके। तो ये सब आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से इन क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फ्लेक्सिबल यानी कि हमने कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा है कि 4% पर ही मेंटेन करना है, हमने पूरा बैंड दिया है, 2 से लेकर 6% के बीच में रखिएगा, ठीक है, यानी कि 4 प्लस माइनस 2%, ये हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, तो इसको हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, राइट। द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RBI एवरी 5 ईयर, यस दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ये हर 5 साल में डिसाइड करती है गवर्नमेंट। RBI फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्लेस प्राइस स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। CPI वगैरह मैंने आपको बताया था, CPI कंबाइंड, ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही डिस्कस कर दिए थे, रिविजन की जो सीरीज चल रही थी उसमें, ऑलराइट। तो चलिए आगे चलते हैं, अब इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर, ओके, इन्फ्लेशनरी गैप वगैरह। अब इन टर्म्स को एक बार समझ लीजिए, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा था तो मैंने वहां पे समझाए हुए हैं वैसे, ठीक है। ठीक है, एक तो होती है हमारी पोटेंशियल GDP, ठीक है, यानी कि हमारा पोटेंशियल क्या है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम लोग अपना पोटेंशियल का पूरी तरीके से हम रियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी होती है हमारी रियल GDP, राइट, यानी कि इन्फ्लेशन वगैरह के उस चीज को हम लोग निकाल देते हैं। अब जब ये रियल GDP पोटेंशियल GDP को एक्सीड कर जाए, ओके, यानी कि आप कह सकते हो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड कर जाती है प्रोडक्शन को, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड
दी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओके, उसके हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ओके, मीनिंग जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी एक्सीड्स दी पोटेंशियल जीडीपी, राइट, दिस इज द सिचुएशन जिसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन दी रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब रियल इंटरेस्ट रेट किसको कहूंगा मैं? देखिए, अब अगर बैंक कह रहा है कि मैं आपको 11% इंटरेस्ट दूंगा, आप अगर मेरे यहाँ फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 साल 3 साल के लिए, ठीक है, लेकिन उस 3 साल में इन्फ्लेशन बढ़ के हो गया है 9%, ओके, 9% बढ़ गया। अब अगर 9% इन्फ्लेशन ही है तो रियल में तो मुझे कितने परसेंट का बेनिफिट हो रहा है? सिर्फ 2% का ही हो रहा है ना। इतनी तो मेरे पैसे की वैल्यू गिर गई, यानी कि जो चीज मैं 1 साल पहले 100 रुपीज की खरीद सकता था, ठीक है, आज वो 109 रुपीज की हो गई है, ठीक है, जब मेरा एफडी का पैसा वापस आएगा, ठीक है। तो यानी कि पैसे की वैल्यू एक तो गिरी है, जो चीज 100 रुपए की आ रही थी वो 109 रुपए की आ रही है। अब बैंक कह रहा है कि देखिए मैं आपको 111 रुपए दूंगा साल के बाद, 1 साल के बाद, तो मैं आपको 11% इंटरेस्ट दे रहा हूं। आप 11% इंटरेस्ट दे रहे हो, लेकिन इन्फ्लेशन ने मेरा जो एग्जैक्ट प्रॉफिट था, जो मेरा एग्जैक्ट परसेंटेज था, यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट जो मुझे मिले हैं, वो तो सिर्फ 2% ही छोड़े ना, क्योंकि अब मैं वही चीज लेने जाऊंगा आपके एफडी से 111 रुपए लेके, तो मुझे तो 109 रुपए का पड़ा, तो मुझे पूरे साल आपके पास इन्वेस्ट करके फायदा कितना हुआ? सिर्फ 2 रुपीज का, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन प्रीमियम, ठीक है। यानी कि कहने के लिए तो मुझे 11% मिला, बट रियल में मुझे कितना मिला? जस्ट 2%। तो ये जो गैप होता है ना बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट, दैट इज 11% जो मुझे मिला, एंड रियल इंटरेस्ट, दैट इज जस्ट 2%, एग्जैक्टली 2% मिला, मुझे मिला इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये जो इन्फ्लेशन मेरे 9 रुपए खा गया ना, 9% खा गया, उसी को मैं कहता हूं इन्फ्लेशन प्रीमियम, ओके, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है हमारा स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन आपको बता चुका हूं मैं पहले। स्क्यूफ्लेशन में कुछ कमोडिटीज होती हैं जिनके प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे सपोज फूड प्रोडक्ट्स वगैरह के कुछ कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ कमोडिटीज के जो प्राइस हैं वो गिर रहे हैं या सेम पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं चल रहा। कुछ चीजें ऐसी है जिनमें महंगाई चल रही है, जैसे कोविड के टाइम पर मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक ये सब महंगे हो गए थे, राइट। तो इट इज द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सम प्रोडक्ट्स, नॉट ऑल, ओके, सस्टेन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स, नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कुछ कमोडिटीज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, कुछ में नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? 1 and 2 ओनली। ओके, सो इन्फ्लेशनरी कैप, इन्फ्लेशन प्रीमियम एंड स्क्यूफ्लेशन, ये तीन चीजें हमने समझ ली। Which of the following are the impacts of high inflation can be seen in the economy? Creditors are the gainers. Now say आपने किसी को 100 रुपए दिए थे, ओके, और उसने कहा था कि सर मैं आपको 1 साल बाद 110 रुपए लौटा दूंगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहने के लिए तो आप कमा रहे हो इसमें अच्छा खासा, ठीक है, बट अब सपोज कीजिए उसी सिनेरियो में कि उस टाइम आप 100 रुपए से कोई चीज खरीद पा रहे थे, आज वो चीज बढ़ के हो गई है 112 रुपए की, ठीक है। आप क्रेडिटर थे, आपको तो लग रहा था मेरे पास तो पैसे ज्यादा आएंगे, 110 रुपए आएंगे, बट अब इसको देखिए कि उस टाइम इन्फ्लेशन जो था उस हिसाब से आप जो चीज 100 रुपए में खरीद सकते थे, आज आप वो चीज 112 रुपए में खरीद रहे हो, ठीक है। तो आपके मनी ने वैल्यू लूज कर दी, तो आप तो लॉस में चले गए ना, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन हाई होगा, व्हेनेवर इन्फ्लेशन इज हाई, तो जो लोन देता है, जो क्रेडिटर होता है, वो हमेशा लॉस में जाएगा, क्योंकि आप उसके पास 110 रुपए आ रहे हैं कहने के लिए कि आपने कमाया है, बट वो 110 रुपए में आप वो चीज भी नहीं खरीद सकते जो 1 साल पहले आप 100 रुपए में खरीद सकते थे। ओके, सो क्रेडिटर्स आर नॉट गेनर, दे आर दी लूजर्स इन दिस केस। ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो डेटर होगा ना, जिसने लोन लिया होगा, उसके लिए वो होता है गेनर इसमें, ठीक है, क्योंकि उसको 110 रुपए चुकाने थे, लेकिन अब पैसे की जो वैल्यू थी वो गिर चुकी है, चीजें महंगी हो गई हैं, ठीक है, तो वो उसमें प्रॉफिट में रहता है। सो जब भी इन्फ्लेशन हाई होगा, क्रेडिटर लॉस में जाएगा, और जो डेटर होगा, जिसने लोन लिया होगा, वो थोड़ा फायदे में जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दैट अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म। अब हमने फ्लिप कर्व में यही समझा था ना कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, शॉर्ट टर्म में मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, कि मार्केट डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट
और ज़्यादा लोगों को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में चीज़ें इतनी महंगी होती जाएगी, पब्लिक कहेगी छोड़ो, नहीं करना इस चीज़ की डिमांड, ठीक है, नहीं खरीद रहे, तो फिर कंपनी का प्रोडक्शन गिरने लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट फिर और बढ़ जाएगा। कंपनी का प्रोडक्शन गिरने लगा तो कंपनी ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज इन द शॉर्ट टर्म, दैट इज ट्रू, शॉर्ट टर्म। अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म हटा के लॉन्ग टर्म लिख दूं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होने होने लगता है, और यही हमने फ्लिप कर्व्स में समझा था। ओके, इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो हाँ, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अब मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि इन्फ्लेशन जब इकोनॉमी में बढ़ता है, इन्फ्लेशन केस हो रहा है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, एफडीआई एफआईआई जो लेके आते हैं, उनको लगता है यार इस देश में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की अब डिमांड कम हो जाएगी, कम करने लगेंगे लोग डिमांड। ओके, तो यहाँ पर वो अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है, अपने डॉलर जो लेकर आए थे वो लेकर वापस आने लगते हैं। तो अब मार्केट में हो गई डॉलर की कमी, $2 की जगह $1 बचा है, ठीक है। तो ऐसे में लोगों को, जो ट्रेडर्स हैं हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उनको तो जरूरत है, तो उनकी रुपये की वैल्यू गिरने लगेगी। वो अब ऑफर करेंगे 85 ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, लेकिन हमें डॉलर दे दो, ठीक है। तो हमारी करेंसी जो होगी डेप्रिशिएट करना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा था, जो लोग डॉलर लेके आ रहे थे इन्वेस्ट करने, वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो हमारी ऐसे में करेंसी और ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी। सो आंसर वुड बी 2 एंड 3। कॉबवेब फेनोमेना। अब ये इंडियन, हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। क्यों? क्योंकि देखिए, एक टाइम होगा जब डिमांड बढ़ रही है, सपोज कि टोमेटो वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और प्राइस बढ़िया मिल रहे हैं आपको, 100-150 रुपए तक मिल रहा है फार्मर को सपोज। तो वो क्या करेंगे, सभी फार्मर्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, टमाटर ग्रो करो, टमाटर ग्रो करो, टमाटर ग्रो करो। अब उस चक्कर में ये होगा कि टमाटर का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई प्राइसेस बहुत ज़्यादा, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, प्राइस गिर जाएंगे। बहुत ज़्यादा टोमेटो आ गया, ढेर लगा हुआ है, तो कोई क्यों देगा फिर 150 रुपए, वो 10 रुपए 20 रुपए आके गिर जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं कॉबवेब फेनोमेना। ये ऐसे उसमें फंस जाता है फार्मर कि किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो सभी फिर वही ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और हो जाती है प्रॉब्लम ओवर सप्लाई की, और ओवर सप्लाई है तो फिर चीजें गिर जाएंगी। आज कोचिंग्स वगैरह की फीस में, स्पेशली जो ऑनलाइन एज टेक स्टार्टअप्स हैं, इनकी फीस में काफी कमी आई है। आज अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, 10,000 15,000 पीडब्ल्यू टाइप के, ठीक है, खान आईएएस, खान ग्लोबल स्टडीज एंड सो ऑन। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं मार्केट में, राइट। बस वैसा ही सिनेरियो फार्मर के पास पड़ता है कि एक टाइम पे जब डिमांड बहुत ज्यादा आ रही होती है, तो सब लोग देखते हैं अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, तो सब ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और सब ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो ओवर सप्लाई हो जाता है, ओवर सप्लाई से उनके प्राइसेस गिर जाते हैं, राइट, फिर वो चले जाते हैं लॉस में। तो ये एक वेब जैसी बन जाती है। सो आप इसमें कह सकते हो कि यहाँ पर प्राइस एनोमली फेस बाय फार्मर एज ए रिजल्ट ऑफ हायर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो आपकी प्राइसेस गिर जाएंगी। नेक्स्ट इज फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट क्या होता है? अ, देखिए, ये रिलेशनशिप बताता है ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड बोथ रियल एज वेल एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था वही। तो आप कह सकते हो कि मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होंगे? ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो मुझे दिए गए कि आपको 11% इंटरेस्ट देंगे देंगे हम लोग, आप आइए हमारे यहाँ एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, बट इन्फ्लेशन माइनस कीजिए जरा, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा मेरा रियल इंटरेस्ट क्या है। कहने के लिए तो मुझे बैंक दे रहा है 11% इंटरेस्ट, ठीक है, बट इन्फ्लेशन चल रहा है 9%, तो मेरे रियल इंटरेस्ट कितने हुए? मुझे तो 2% का ही प्रॉफिट हुआ ना साल भर में, राइट। ओके, इसे कहते हैं फिशर इफेक्ट। तो जो ऊपर मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज नोन एज फिशर इफेक्ट। इट स्टेट्स दैट रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हियर माइनस माइनस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। दिस इज कॉल्ड एज फिशर इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पे। अब ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो चलो फिर भी एक बार अटेम्प्ट करके देखो यार। जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। लेस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर है क्या? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। तो ये तो पूरी जीडीपी को कवर कर रहा है ना, तो ये लेस कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बल्कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव है देन दी सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। तो ये गलत हो जाएगा। अनलाइक डब्ल्यूसीपीआई जो कि मंथली आते हैं, मंथली चेंज इन इन्फ्लेशन कैनॉट बी ट्रैक्ड यूजिंग दी जीडीपी डिफ्लेटर। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो जीडीपी डिफ्लेटर आता है ना, वो कुछ लैग के साथ आता है। मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, या क्वार्टरली हो सकता है।
कि वो एक टाइम लैग के साथ आता है। जैसे अगर आज हमें जनवरी में पता चलेगी, तो हमें दिसंबर की नहीं, हमें पता चलेगा उससे पहले वाले क्वार्टर का। ओके, तो एक क्वार्टर पीछे चलता है, एक टाइम लैग के साथ चलता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, वो तो डेफिनेशन ही है उसकी प्रॉपर। जीडीपी डिफ्लेटर रिफ्लेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ओके, ऑब्वियसली डोमेस्टिकली जीडीपी की बात हो रही है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 एंड 4। ऑलराइट, आगे चलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट रिफ्लेक्ट्स द रेट ऑफ चेंज it reflects the rate of change in prices of all goods except food and fuel। नहीं, अगर ये डेफिनेशन होती ना कि फूड एंड फ्यूल को हटाकर, तो वो मेरा कोर इन्फ्लेशन कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन नहीं कहलाता वो। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में तो फूड और फ्यूल के प्राइसेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन मानते हम तो वो कोर इन्फ्लेशन कहलाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा गलत। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कैरी दी मैक्सिमम वेटेज इन डब्ल्यूपीआई। हाँ, मैंने आपको बताया था अराउंड 64% जो वेटेज होता है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का होता है। इसके अलावा अराउंड 22% हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स का और 13% समथिंग बाकी का। आरबीआई यूजेस हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई कंबाइंड। आरबीआई इसका यूज करता है एज एन एंकर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, तो यस सीपीआई को ही फॉलो करता है, उसी बेसिस पे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2 एंड 3। ओके, हम हाँ, यहाँ पर ये सारे टर्म्स हैं जो मैंने पहले समझाए हुए हैं। रिफ्लेशन क्या होता है, डिसइंफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे, आंसर आप लोग खुद निकाल लोगे। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन यानी कि मेरी इकोनॉमी पड़ी है एकदम सस्ती, बिल्कुल एकदम ठंडी पड़ी हुई, कोई डिमांड नहीं है। तो रिफ्लेशन क्रिएट करने के लिए दोनों कोशिश करते हैं, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू यानी कि टैक्स कट कर देगा ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा रहे, तो वो डिमांड वगैरह, मतलब दोनों का गोल यही होता है कि मार्केट में किसी भी तरह से डिमांड प्रोड्यूस की जाए। आरबीआई यूज करेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, रेपो रेट सस्ते कर देगा, लोन सस्ते करवा देगा। आरबीआई टैक्स वगैरह कट कर सकते हैं, तो ये अपने फिजिकल मेजर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, दोनों का गोल सेम रहता है कि डिमांड बढ़ानी है। ठीक है, यानी कि जो ठंडी पड़ गई है उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन लाना है। ओके, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेशन। ये डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। राइट, सेकंड हमारा टर्म है डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन को एक साथ समझिए। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आपको नहीं पता होगा, लेक्चर में तो हमने अच्छे से कवर किया था। डिसइंफ्लेशन एंड डिफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन अभी भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है, बट उसकी बढ़ने की स्पीड स्लो हो गई है। अगर पहले 10% से बढ़ रहा था तो अब 5% से बढ़ रहा है। ओके, यानी कि आप ये एक मंथ में इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, यहाँ तक आए हम लोग, ठीक है, उसके बाद दोबारा बढ़ा, ठीक है, इसके बाद अब ये आगे बढ़ तो रहा है लेकिन इसके बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, फिर यहाँ पे और स्लो हो गई है। ओके, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा बट एट ए स्लो स्पीड। सो और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब ये होगा कि एक बार इन्फ्लेशन बढ़ा, उसके बाद इन्फ्लेशन घटा, ओके, फिर और घटा, ठीक, और घटा। यानी कि इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ने की स्पीड स्लो नहीं है, इन्फ्लेशन खत्म हो गया, वो नीचे जा रहा है, पूरी तरीके से डिक्रीज हो रहा है। सो डिसइन्फ्लेशन इट मींस देयर इज स्टिल राइज इन प्राइसेस बट ओवरऑल रेट इज स्लो। तो ये एक्सचेंज है ये दोनों टर्म्स, ठीक है। और डिफ्लेशन मींस देयर इज डिक्रीज इन जनरल प्राइसेस। 100 रुपए की चीज थी लास्ट ईयर, अब 90 रुपए की हो गई है, ठीक है, 100 रुपए की थी। एक और बार डिसइन्फ्लेशन, 100 रुपए की चीज एक साल बढ़ के एकदम से हुई 110 रुपए की, यानी 10% से बढ़ गई। उसके बाद बढ़ी हार्डली 112 रुपए की, यानी कि प्राइस तो बढ़े बट स्लो रेट पे। तो ये क्या कहलाएगा मेरा डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या, कि अगर मेरी 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, वो 110 रुपए की थी, बढ़ी एक बार और उसके बाद वो घट के वापस से सपोज 90 रुपए पे चली गई या 100 रुपए पे भी आ गई, तो भी यहाँ पे कमी हो गई ना प्राइस की। दिस इज डिफ्लेशन। ऑलराइट, ये टर्म समझ में आए। इसके बाद आता है आपका स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है कि वही जो हमने ऊपर समझा था, कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन चल रहा है और कुछ में नहीं चल रहा है, ठीक है। एक में कुछ चीजें महंगी हो रही हैं एक सेक्टर में और दूसरे में नहीं हो रही हैं, ठीक है, उसे कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। ओके, सम सेक्टर्स फेसिंग इन्फ्लेशन लाइक सपोज कि फूड सेक्टर में इन्फ्लेशन आ जाए, बट अदर्स आर नॉट फेसिंग लाइक रियल एस्टेट, कोई डिमांड नहीं आ रही अभी घर वगैरह खरीदने की, फ्लैट खरीदने की। ओके, तो यहाँ पर 1 एंड 4 विल बी करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर इंटरचेंज। आगे चलते हैं।
स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपके सामने आएगा स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन है अभी भी। अब यहाँ पे फ्लिप कर्व को फिर से याद कीजिए। उसने क्या कहा था, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है शॉर्ट टर्म में नॉट लॉन्ग टर्म में, तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा नीचे जाता है। कंपनीज को प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि नीचे उनकी चीजों की डिमांड ज्यादा आ रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो और लोगों को हायर करती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो नीचे जाता है, ज्यादा लोगों को जॉब नहीं लगती, बट स्ट्रिक्टली इन दी शॉर्ट रन। बट स्टैगफ्लेशन में सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ पर इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, बट उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, सो आप कह सकते हो कि दिस इज अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हाई बट अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो हाई एंड अल्टीमेटली द ग्रोथ इज स्टैग्नेंट या फिर डिक्रीज। ठीक है, तो ग्रोथ स्टैग्नेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ओके, ये सिचुएशन कहलाती है हमारी स्टैगफ्लेशन की। इट इज सेड टू हैपन व्हेन इकोनॉमी फेसेस स्टैग्नेंट ग्रोथ, ये पॉइंट सही है, एज वेल एज परसेंटली लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन नहीं, ठीक है, स्टैग्नेंट ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स कैन हेल्प डील विद स्टैगफ्लेशन। यार ग्रोथ रेट ऑलरेडी बहुत कम चल रही है, अगर उसमें आप और ज्यादा बढ़ा दोगे तो और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज नहीं, हमें डिक्रीज करने पड़ते हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में, ताकि कंपनीज के पास पैसा थोड़ा ज्यादा रहे हाथ में और वो ज्यादा लेबर हायर कर सकें और ये अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सके। राइट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी नीदर। चलिए फ्लिप्स कर्व भी आई गया सामने। इट प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट, अभी देखा हमने। ओके, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू इट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो शॉर्ट टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगा। ओके, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन यूजुअली डज नॉट रिफ्लेक्ट दी फ्लिप कर्व। अभी हमने ऊपर देखा ना कि जो हमारा स्टैगफ्लेशन था उसमें क्या है कि इन्फ्लेशन हाई है, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। ठीक है, तो ये फ्लिप कर्व को कॉन्ट्ररी जा रहा है, फ्लिप कर्व के अगेंस्ट जा रहा है, तो यस इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्लिप कर्व, द स्टैगफ्लेशन। सो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, demand pull inflation, it can result from an increase in purchasing power of consumer over same level of production। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, दो ब्रेड के पैकेट थे वो दो ही हैं बस, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया है। ठीक है, तो अब 5 लोग अगर आ गए हैं इस ब्रेड को लेने, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ेंगे अब। ठीक है, ये भी ऑफर करेगा, मैं इतना दे सकता हूँ, मैं इतना दे सकता हूँ, मैं इतना दे सकता हूँ, प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड ज्यादा आ रही है बट प्रोडक्शन उतना ही है पुराना जैसा। ठीक है, तो यही कहलाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट अपने डेफिसिट के लिए और करेंसी प्रिंट करवाएगी आरबीआई से और लोन लेगी और फिर अपनी स्कीम्स के थ्रू पब्लिक के हाथ में पैसा देगी, तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, सबके पास पैसा है और प्रोडक्शन उसी लेवल का है अभी भी, तो महंगाई बढ़ने लगेगी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। इंटरेस्ट रेट कट बाय सेंट्रल बैंक कैन हेल्प इन टैकलिंग दिस टाइप। इंटरेस्ट रेट कट नहीं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो। ठीक है, कट नहीं इंक्रीज, जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, रेपो रेट वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे। सो आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 2 ओनली। Stagflation. Stagflation refers to an economy that is experiencing a simultaneous decrease in inflation and stagnation of economic output। ये अभी समझा हमने इसको, स्टैगफ्लेशन को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन इज डिफाइंड एज ए सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर 2 क्वार्टर्स, ठीक है, यानी कि 3 मंथ और उसके बाद भी 3 मंथ, अगर हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन रहता है, ठीक है, कि हमारा कुछ नहीं बढ़ रहा है, मंदी है इकोनॉमी में लगातार 2 क्वार्टर तक, तो वो डिप्रेशन की सिचुएशन बन जाती है। ओके, 2 और मोर क्वार्टर तक। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोथ जीडीपी एंड जीएनपी शोज नेगेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग डिप्रेशन। ऑब्वियसली हमारी जीडीपी जैसे लॉकडाउन के टाइम आई थिंक -17% कुछ चली गई थी। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव में चली जाती हैं, जीडीपी भी और जीएनपी भी, यानी कि फॉरेन से भी कोई खास इनकम नहीं हो रही है।
तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर वुड बी नो सॉरी 2 एंड 3। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ठीक से क्वेश्चन रीड कीजिए, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यस फ्लिप कर्व यही कहता है, शॉर्ट टर्म में बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में घटेगा, तो दिस इज करेक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, कुछ टाइम के लिए, अगर मेरी शॉप वगैरह है, इनमें महंगी चीजें महंगी होना शुरू हुई है, तो लोग क्या कहेंगे, यार एक काम करते हैं, 2 बोरी दाल इकट्ठी कर लेते हैं घर में, 3 महीने का स्टॉक कर लेते हैं। तो ऐसा दुकानदार मुझे कुछ टाइम तक लगेगा, बहुत अच्छी बात है, चीजें महंगी हो रही तो लोग ज्यादा स्टॉक करने लगे, बट वो स्टॉक एक बार ले जाएगा, उसके बाद अगले 3 महीने तक आपके पास नहीं आएगा। तो शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव इंपैक्ट फील होगा सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को, बट लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी। इंक्रीज इन सेविंग रेट, नाउ यार जैसा मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर महंगाई हो रही है चीज, ठीक है, तो एक बार तो उसने खरीद लिया, बट उसके बाद फिर वो अगले 3 महीने तक कुछ नहीं करेगा, अपनी सेविंग्स करेगा कि यार अभी रोक के रखता हूँ, ठीक है, तो इंक्रीज भी देखने को मिलेगी हमें सेविंग रेट में इन द शॉर्ट टर्म। इट इज द सिनेरियो वेयर इन्फ्लेशन रेट डी एक्सेलरेट रिजल्टिंग इन ग्रोथ ऑफ प्राइसेस एट स्लोअर रेट। अभी समझाया है, अटेम्प्ट करके देख लो क्या आंसर होगा, एंड आप में से हर एक का सही होना चाहिए। ठीक है, सारे टर्म्स अभी समझा दिए मैंने, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, रिफ्लेक्शन नहीं है ये, रिफ्लेशन है। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमने अभी समझे। ओके, तो इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन डिक्रीज नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन का रेट, उसकी स्पीड स्लो हो गई है थोड़ी सी, ठीक है, स्लोली अब बढ़ रहा है, तो ये हमारी सिचुएशन थी डिसइन्फ्लेशन की। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, which of the following factors can cause cost push inflation? Cost push inflation। अब अगर कोई फैक्ट्री ब्रेड बना रही है, ठीक है, उसमें लगने वाली इनपुट कॉस्ट जैसे व्हीट, आटा, ठीक है, वो महंगा हो गया, तो उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, या उसके यहाँ बनाने वाला गैस की प्राइस वो बढ़ गई, तो उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, उसी तरीके से उसके यहाँ जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं उनने ज्यादा वेज डिमांड कर ली, तो उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। तो अल्टीमेटली असर क्या होगा कि इस ब्रेड की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आएगी हाई, ठीक है, यही कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि मेरी पीछे की कॉस्ट पूरी बढ़ गई इनपुट की, इसलिए मेरा प्रोडक्शन भी अब थोड़ा सा महंगा हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये किस वजह से हो सकता है? टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली बात है, मैं इस ब्रेड को ट्रांसपोर्ट वगैरह करूंगा या मैं आटा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाऊंगा, राइट, तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ गए, तो जो ट्रांसपोर्ट होके आएगा व्हीट या फ्लोर ब्रेड बनने के लिए, वो महंगा आएगा, तो मेरी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गई ना, तो ये पॉइंट होगा एक। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टील, अगर मैं घर बना रहा हूँ, ठीक है, और पीछे से पूरा स्टील ही महंगा आ रहा है, तो वो जो घर बनाने की, या मैं फ्लैट बनाया, वो फ्लैट को मैं सेल कर रहा हूँ आगे, तो मैं महंगा ही बेचूंगा ना, क्योंकि उसमें लगने वाला स्टील ही महंगा हो गया था। हायर मिनिमम वेज, यही सिचुएशन, लेबर्स ने ज्यादा पैसे डिमांड किए, तो उसमें इनपुट कॉस्ट बढ़ गई मेरी, तो ये भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को प्रमोट करेगा। हाइक इन टेलीकॉम चार्जेस, ठीक है, अब अगर मैं कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ और अगर टेलीकॉम चार्जेस बढ़ गए पूरे, तो मेरी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गई है, राइट, तो ऑल फोर विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन, या फाइनली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। ये सारे मैंने आपको समझा दिए थे, सीपीआई अलग अलग तरह के होते थे, एग्रीकल्चर, लेबर, रूरल, अर्बन, कंबाइंड एंड सो ऑन। तो फर्स्ट थिंग इज कि इसे रिलीज कौन करता है? रिलीज बाय सीएसओ? नहीं, इसे रिलीज करता है लेबर ब्यूरो। ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। Recently, the base year of CPI industrial worker has been revised from 2001 to 2016. बिल्कुल रिवाइज हुआ है। The weight of food and beverages in the index has been increased recently. नहीं नहीं नहीं, ये हमेशा से क्रिटिसिज्म था कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है उनकी फूड हैबिट्स चेंज होती हैं। हमने पिछले सेशन में समझा भी था, ठीक है, लोगों की इनकम बढ़ती है तो फूड हैबिट्स चेंज होती हैं, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि ये क्रिटिसिज्म था कि ये इन्फ्लेशन वगैरह ना रिफ्लेक्ट नहीं करता आज आज की हमारी जो फूड हैबिट्स वगैरह हैं जो पिछले 8-10 साल में बढ़ी हैं, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता प्रॉपर, तो हमें फूड एंड बेवरेजेस का जो परसेंटेज है सीपीआई में उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो इसको फाइनली फिर रिड्यूस किया गया फ्रॉम 46% टू, इसका शेयर रिड्यूस करके हो गया 13%, 39%। ओके, तो ये रिड्यूस किया गया है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं?
नेक्स्ट हम लोग अब हमारा वीक 2 का शेड्यूल बनाएंगे, जो मैं आपके साथ जल्दी अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। वीक 2 का रिवीजन, स्टैटिक सीरीज का रिवीजन, ठीक है। उसमें हम लोग इस वीक हिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और इसके अलावा 2 दिन हम लोग सेशन रखेंगे ऑन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो इसमें हम सब जानेंगे प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव्स वगैरह, इनके बारे में जानेंगे। ओके, तो वीक 2 का शेड्यूल अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अगर आपने अभी तक रिवीजन कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर सकते हैं उसको। आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो, और ज़्यादा लेट मत करो। एंड करंट की जो रिवीजन सीरीज चल रही है इसी में, वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।